वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं यूपीएससी सिविल सेवा के लिए। टेस्ट नंबर है 565। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और फोकस करेंगे इसमें ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। और टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। 11th क्लास की एनसीईआरटी के प्रश्न हैं सारे के सारे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन कारण, दोनों सही होंगे व्याख्या करेगा तो ये होगा, दोनों सही होंगे व्याख्या नहीं करेगा तो ये होगा। इनमें से कोई एक सही गलत होगा तो इनमें से उत्तर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, गुरुत्वाकर्षण का मान ध्रुवों पर अधिक होता है और भूमध्य रेखा पर कम होता है। यह है सुंदर सी पृथ्वी, बीच से एक रेखा खींच जाती है 0 डिग्री। ये क्या है? इक्वेटर। ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे का दक्षिण गोलार्ध। ऊपर का हो गया उत्तरी ध्रुव और नीचे का हो गया दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ पर ज़्यादा है ग्रेविटेशनल फोर्स या यहाँ पोल्स पर ज़्यादा है? ऊपर ज़्यादा है, यहाँ कम है। तो सही हो गया पहला स्टेटमेंट। क्या कारण है इसका? पृथ्वी के अंदर धरातल में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान, दाब व घनत्व में वृद्धि होती है। देखिए दूसरा भी करेक्ट ही है। पृथ्वी के अंदर धरातल में जब गहराई की तरफ जाओगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, दाब भी बढ़ेगा, घनत्व भी बढ़ेगा। लेकिन इससे इसका कोई मतलब है क्या? तो नहीं है। तो दोनों के दोनों तो सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल एक समान, गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो एक समान नहीं होता। गुरुत्वाकर्षण बल का मान ध्रुवों पर अधिक एवं भूमध्य रेखा पर कम होता है, इसे याद रखना। पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा की ओर पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा की दूरी अधिक एवं ध्रुवों की कम होती है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण का मान ध्रुवों पर भूमध्य रेखा की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, तो कारण क्या हो गया इसका? पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा की दूरी अधिक एवं ध्रुवों की कम होती है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण का मान ध्रुवों पर भूमध्य रेखा की अपेक्षा अधिक होता है। गुरुत्व का मान पदार्थ के द्रव्यमान के अनुसार बदलता है और पृथ्वी के भीतर पदार्थों का असमान वितरण भी इस विभिन्नता को प्रदर्शित करता है। इस प्रश्न का उत्तर दो तो जरा। निम्नलिखित में से कौन से प्रत्यक्ष स्रोत हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी प्रदान करने वाले? धरातलीय चट्टान, ज्वालामुखी उद्गार, भूकंपीय क्रियाएं और उल्का पिंड। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दो प्रकार के स्रोत हैं, बताइए। देखिए धरातलीय चट्टानें पृथ्वी के अंदर ही ना है, तो प्रत्यक्ष स्रोत हो गई। ज्वालामुखी उद्गार सब कुछ नीचे से निकलता है, मैग्मा बाहर निकल गया तो लावा। ठीक है, लावा। तो ये भी हो गए। भूकंप क्रियाएं नहीं होगा इसमें। उल्का पिंड तो अंतरिक्ष आकर गिरते हैं, तो फोर्थ को एलिमिनेट करके भी इसका आंसर निकल सकता था। उल्का पिंड अप्रत्यक्ष स्रोत है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्रदान करने वाला। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी प्राप्त करने के प्रत्यक्ष स्रोत कौन से हैं? धरातलीय चट्टान हो गई, पृथ्वी की गहरी खुदाई से प्राप्त जो हैं वो पदार्थ हो गए, और ज्वालामुखी उद्गार हो गए। देखिए पृथ्वी पर सबसे आसानी से उपलब्ध प्रत्यक्ष स्रोत ठोस पदार्थ जो है वो धरातलीय चट्टानें हैं, अथवा वे चट्टानें जो हम खनन क्षेत्रों से प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की अधिक गहराई में जा पाना असंभव है, क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में वृद्धि होती चली जाती है। खनन के अतिरिक्त वैज्ञानिक और विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को जानने के लिए परपटी में गहराई तक छानबीन कर रहे हैं। वैज्ञानिक विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को जानने के लिए क्या कर रहे हैं? छानबीन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने वाले या देने वाले अप्रत्यक्ष स्रोत हैं? वो तो अप्रत्यक्ष हो गए, ये अप्रत्यक्ष हो गए। तो कौन कौन है इसमें? भूकंप चलिए अप्रत्यक्ष में आ गया, उल्का पिंड अप्रत्यक्ष में आ गया, गुरुत्वाकर्षण प्रत्यक्ष में, अप्रत्यक्ष में, ये भी अप्रत्यक्ष में, और चुंबकीय क्षेत्र भी अप्रत्यक्ष में है। तो सारे के सारे हो गए। तो 1 2 3 4 उपरोक्त सभी है, इसका आंसर डी है, बी नहीं है। तो देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी प्राप्त करने के अप्रत्यक्ष स्रोत कौन कौन से हैं? पृथ्वी के आंतरिक पदार्थ के गुणधर्म का विश्लेषण हो गया, उल्का पिंड हो गए, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, और चुंबकीय क्षेत्र और भूकंप हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पार्ट 1 है, ये 2 पार्ट में कंप्लीट होगा ये वाला टॉपिक।
चलिए बताइए इसका आंसर क्या है, 2 मिनट। पहला स्टेटमेंट है, पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊर्जा निकलने के कारण भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। और दूसरा स्टेटमेंट है, पृथ्वी का वह भाग जहाँ से ऊर्जा निकलती है एपिसेंटर कहलाता है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत पूछते हैं। अधिकेंद्र पर सबसे पहले भूकंपीय तरंगों को महसूस किया जाता है, बताइए कौन सा सही है इसमें। देखिए पहला वाला करेक्ट है, पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊर्जा निकलने के कारण भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती है। और जहाँ पर भूकंप की जो ऊर्जा निकलती है सबसे पहले, उसको एपिसेंटर नहीं बोलते। एपिसेंटर वो स्थान है, फोकस से कुछ दूर का जो स्थान है वो एपिसेंटर है। तो जो जो मूल स्थान है उसको फोकस बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं उसको, हाइपोसेंटर बोलते हैं। तो एपिसेंटर नहीं है, वो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। एपिसेंटर या अधिकेंद्र पर सबसे पहले भूकंपीय तरंगों को महसूस किया जाता है। देखिए भूकंपीय तरंगों को महसूस किया जाता है, करेक्ट है। भूकंपीय तरंगों को महसूस करना, मान लो ये वो उद्गम केंद्र है। अब उद्गम केंद्र के नाम से है, ये फोकस हो गया, तो इसको एपिसेंटर नहीं बोलेंगे। यहाँ से तरंगें निकलेंगी, ये एक बिंदु है यहाँ पर, इसको बोलते हैं एपिसेंटर। यहाँ सबसे पहले महसूस की गई, तो यही है एपिसेंटर या अधिकेंद्र। इसको बोलेंगे हाइपोसेंटर या फिर उद्गम केंद्र, या इंग्लिश में बोलेंगे इसको फोकस। तो ये दूसरा वाला गलत हो जाएगा, पहला सही है, तीसरा सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए कथन एक सत्य है, दूसरा वाला गलत है, तीसरा वाला सही है। तो साधारण भाषा में भूकंप का अर्थ है पृथ्वी का कंपन। क्या है, पृथ्वी का कंपन। यह एक प्राकृतिक घटना है। पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती हैं जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती हैं। प्रायः भ्रंश के किनारों से ही ऊर्जा निकलती है। भूपर्पटी की सैलों में गहन दरारें ही भ्रंश होती हैं। दूसरा गलत है, क्योंकि वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है, वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है भूकंप का उद्गम केंद्र यानी फोकस कहलाता है। वो इसे अवकेंद्र या हाइपोसेंटर भी कहा जाता है। ऊर्जा तरंगें अलग अलग दिशाओं में चलती हुई पृथ्वी की सतह तक पहुंचती हैं। भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम बिंदु होता है उसको बोलते हैं एपिसेंटर, ठीक है। और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट था कि अधिकेंद्र पर सबसे पहले भूकंपीय तरंगों को महसूस किया जाता है, और अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर होता है, मतलब इस फोकस के ठीक ऊपर होता है। तो यहाँ तरंगें सबसे पहले निकली और महसूस कहाँ की गई, इसके ऊपर 90 डिग्री कोण बनाती हुई एपिसेंटर। ऊपर नहीं बनाना क्योंकि ऊपर जगह नहीं है, इसलिए पश्चिम में दिखा दिया बनाकर। क्वेश्चन नंबर 5 है, पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। प्राकृतिक भूकंप केवल स्थल मंडल में आते हैं, यानी लिथोस्फीयर में आते हैं। केवल स्थल मंडल पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर की गहराई वाले भाग को कहते हैं। बिल्कुल केवल सही है, यहाँ पर अधिकतर केवल वाला गलती कराता है वो, लेकिन यहाँ सही है। प्राकृतिक भूकंप केवल स्थल मंडल में आते हैं। स्थल मंडल पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर तक गहराई वाले भाग को कहते हैं। 200 किलोमीटर तक, दोनों के दोनों सही हैं, सी है इसका आंसर। तो सभी प्राकृतिक भूकंप केवल लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल में आते हैं। इंपॉर्टेंट है लाइन, स्थल मंडल पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर की गहराई तक, गहराई वाला जो क्षेत्र है वो भाग है। अब देखिए भूकंप मापी सतह पर पहुंचने वाली भूकंपीय तरंगों को अभिलेखित करता है, ठीक है। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको, सिस्मोग्राफ। बुनियादी तौर पर भूकंपीय तरंगें दो प्रकार की होती हैं, भूगर्भिक तरंगें यानी बॉडी वेव, और धरातलीय तरंगें यानी सरफेस वेव। अब देखिए भूगर्भिक तरंगें उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होती हैं और पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हैं, इसलिए इन्हें भूगर्भिक तरंगें कहा जाता है। इनको इंडिकेट भी कर देते हैं पी और एस से। इसके ऊपर आगे प्रश्न बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पी तरंगें धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। पी तरंगों को प्राथमिक तरंगें भी कहा जाता है। पी तरंगें ठोस, तरल एवं गैस तीनों प्रकार से होकर गुजर सकती हैं, तीनों माध्यमों से होकर गुजर सकती हैं। पी तरंगों की प्रकृति प्रकाश तरंगों जैसी होती है, बताइए इनमें से कौन सा, एक तो पक्का गलत है कोई इसमें। पी तरंगें धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है। पी तरंगें पहुंचती हैं, एस तरंगें पहुंचती हैं, पी तरंगें पहुंचती हैं, सही है स्टेटमेंट। पी तरंगों को प्राथमिक तरंगें भी कहा जाता है, बिल्कुल पहले पहुंचेंगी प्राथमिक तरंगें।
पी तरंगे ठोस, द्रव तथा गैस तीनों प्रकार से गुजर सकती हैं। अगर यही होता एस तरंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यमों से गुजर सकती हैं तो गलत होता, पी तरंगे गुजरती हैं। पी तरंगों की प्रकृति ध्वनि तरंगों जैसी होती है या प्रकाश तरंगों जैसी नहीं होती, गलत है चौथा वाला स्टेटमेंट। तो डी हो जाएगा इसका आंसर। देखिए भूगर्भीय तरंगे दो प्रकार की, इन्हें पी तरंगे, एस तरंगे कहा जाता है। पी तरंगे तीव्र गति से चलने वाली तरंगे हैं और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं, याद रखिएगा। पी तरंगों को प्राथमिक तरंगे भी कहा जाता है। पी तरंगे ध्वनि तरंगे जैसी होती हैं, तो प्रकाश तरंगे जैसी नहीं होती, ध्वनि तरंगे जैसी होती हैं पी तरंगे, इसलिए गलत है डी। ये तरंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों प्रकार से गुजर सकती हैं। अब इनमें उल्टा पुल्टा कर देते हैं एग्जामिनर और स्टेटमेंट बना देते हैं। तीनों माध्यमों से मान लीजिए एस गुजार दी तो गलत हो गया ना स्टेटमेंट, क्योंकि पी गुजर रही है सबसे पहले, एस पहुंचा दी तो एस थोड़ी आ रही है धरातल पे, सबसे पहले पी आ रही है। प्राथमिक कौन है, पी है। अब है क्वेश्चन नंबर 7, भूगर्भीय तरंगे यानी एस तरंगों के संबंध में निम्न में से कौन सा गलत पूछा है। देखिए एस तरंगे धरातल पर पी तरंगों के बाद पहुंचती हैं, तो ठीक है, पहले तो एस तरंगे पहुंच रही है ना। ये तरंगे केवल ठोस पदार्थों के माध्यम में चलती हैं, केवल ठोस, और वो एस तो ठोस, द्रव, गैस तीनों में चल रही थी, है ना। तो सही हो गया दूसरा स्टेटमेंट भी। एस तरंगे सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं क्योंकि इनसे सेलों का विस्थापन होता है। देखिए गलत है डी, तीसरा वाला स्टेटमेंट, क्योंकि पी तरंगे सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। एक चीज़ और पता चल गई, एस तरंगे कम विनाशकारी होती हैं उसके कंपेरिजन में, तो गलत ढूंढना है, तीसरा वाला गलत है केवल डी। तो कथन 1 सत्य है, कथन 3 गलत है, 2 सत्य है। देखिए धरातलीय तरंगे पी ज़्यादा विनाशकारी होती है, इन तरंगों से सेल विस्थापित होती है और इमारतें गिर जाती हैं। धरातलीय तरंगे भूकंप लेखी यंत्र पर अंत में अभिलेखित होती हैं, मतलब सिस्मोग्राफ पे, ठीक है। इसको भी पढ़ लीजिएगा ऊपर वाले स्टेटमेंट को। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। दो स्टेटमेंट एक बार फिर से बताना कि इनमें से कौन सा सत्य है। पहला स्टेटमेंट है, पी तरंगों में कंपन की दिशा तरंग के संचरण की दिशा के समानांतर होती है। एस तरंग जिस पदार्थ से गुजरती है उसमें उभार व गर्त बनाती है। पहला वाला करेक्ट है, पी तरंगों में कंपन की दिशा तरंग के संचरण की दिशा के समानांतर होती है। एस तरंग जिस पदार्थ से गुजरती है उसमें उभार व गर्त बनाती है, तो दोनों के दोनों सही हैं, सी है इसका आंसर। तो देखिए भिन्न भिन्न प्रकार की भूकंपीय तरंगों के संचारित होने की प्रणाली भिन्न भिन्न होती है और पी तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों के संचरण की दिशा के समानांतर होती है। यह संचरण गति की दिशा में ही पदार्थ पर दबाव डालती है। इसके फलस्वरूप या दबाव के फलस्वरूप पदार्थ के घनत्व में विभिन्नता आती है और सेलों में संकुचन व फैलाव की प्रक्रिया होती है। देखिए एस तरंगे ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा के समकोण पर कंपन पैदा करती हैं, अतः ये जिस पदार्थ से गुजरती हैं उसमें उभार व गर्त बनाती हैं। एस तरंगे धरातलीय तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी मानी जाती हैं, समझी जाती हैं। धरातलीय तरंगे कौन सी हैं, पी तरंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक यूपीएससी सिविल सेवा के लिए भी और स्टेट पीसीएस के लिए भी। भूकंपीय तरंगों को मापा जाता है, तो आसान सा प्रश्न है, किस पे मापते हैं भूकंपीय तरंगों को, रिक्टर स्केल पे। किस पे, रिक्टर स्केल, और ग्राफ कौन सा है, सिस्मोग्राफ। अब देखिए भूकंपीय घटनाओं का मापन भूकंपीय तीव्रता के आधार पर अथवा आघात की तीव्रता के आधार पर किया जाता है। भूकंपीय तीव्रता की मापन जो स्केल है वो है रिक्टर स्केल। और यह है अंतिम प्रश्न, 10वां प्रश्न। 20 प्रश्न है इस टॉपिक में, 10 ये कवर कर दिए इस पार्ट में, 10 अगला पार्ट में कवर कर देंगे, इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला स्टेटमेंट है, पूछा क्या है, यह पृथ्वी की संरचना के संबंध में कौन सा गलत है। देखिए भूपर्पटी पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है जिसमें जल्दी टूट जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। महाद्वीपों में भूपर्पटी की मोटाई महासागरों की तुलना में कम होती है। क्या, महासागरों के नीचे भूपर्पटी की चट्टानें बेसाल्ट से निर्मित हैं। बेसाल्ट से निर्मित हैं, किसी और चीज़ से बनी है। देखिए पहला वाला स्टेटमेंट जो है, भूपर्पटी पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है करेक्ट है, सबसे ऊपर का भाग है ना, जिसमें जल्दी टूट जाने की प्रवृत्ति होती है, करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट। भूपर्पटी में महाद्वीपों में भूपर्पटी की मोटाई जो है महासागरों की तुलना में कम होती है। देखिए गलत है, कम, ये दूसरा वाला स्टेटमेंट, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग होती है। महासागरों के नीचे भूपर्पटी की चट्टानें जो है बेसाल्ट से निर्मित है, ये सही है तीसरा वाला स्टेटमेंट। तो सारे के सारे तो सही हो नहीं सकते क्योंकि एक तो गलत है।
एक गलत है, कौन सा वाला गलत है? ये बी वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए विकल्प बी यहाँ पर सही नहीं है। भूपर्पटी जो है पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है जिसमें जल्दी टूट जाने की प्रवृत्ति होती है। भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों व महासागरों के नीचे अलग अलग होती है और महासागरों में भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम होती है। महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई जो है 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों के नीचे यह 30 किलोमीटर तक है। तो अलग अलग हो गई ना, इसलिए गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। मुख्य पर्वतीय श्रृंखलाओं के क्षेत्र में यह मोटाई और भी अधिक है। देखिए हिमालय पर्वत श्रेणी के नीचे भूपर्पटी की मोटाई कितनी है? लगभग 30 किलोमीटर है। तो कहीं 5 किलोमीटर है, कहीं 30 किलोमीटर है, कहीं 70 किलोमीटर तक है। इसलिए गलत था दूसरा वाला स्टेटमेंट। कम नहीं है, क्योंकि कहीं कम भी है, कहीं ज़्यादा भी है, कहीं और ज़्यादा भी है। अब देखिए महासागरों के नीचे भूपर्पटी की चट्टानें बेसाल्ट से निर्मित है। वो वाला तीसरा वाला स्टेटमेंट जो था सी वाला, वो सही है। तो ये सही है, ये सही है, ये गलत है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी। तो ये 10 प्रश्न इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लेना और इनके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेना। धन्यवाद। पार्ट 2 तक बनेगा इसका।